राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लाते हैं। आज उसी कड़ी में आज हमारा प्रैक्टिस सेट 36वां होने वाला है। तो आपने ग्राम पंचायत अधिकारी के पंचायती राज व्यवस्था के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायत का बजट पारित करने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक की गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 होती है, 1/20 होती है, 1/25 होती है, या कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक होता है? तो इसका जो मतलब होता है, डी वाले का साधारण बहुमत होता है, मतलब 50% और एक एक्स्ट्रा। तो जो डी है, कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए। कोरम क्या होना चाहिए? किसी को बजट पारित अगर ग्राम पंचायत में करना है तो कम से कम 50% और एक एक्स्ट्रा, मतलब 15 सदस्य वाला अगर गांव है आपका, वार्ड सदस्य वाला, तो 8 अगर सदस्य आपके पक्ष में है तो बजट उस दिन वो पारित हो जाता है। नहीं है तो बजट अटकता है। बजट में अगर वो कुछ चेंजेस की मांग करते हैं तो प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव को उसमें संशोधन करना पड़ता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए किसी कर, शुल्क अथवा उप शुल्क की छूट किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? जैसे कोई भी टैक्स हमारे ऊपर लगाया गया, हम ग्राम सभा के निवासी हैं, तो वो टैक्स अगर कोई चाहता है कि गलत तरीके से टैक्स लगा है या तो मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए था, तो वह छूट उसे कौन दे सकता है या टैक्स को वापसी कौन कर सकता है? तो यह राज्य सरकार के पास भी हक है और ग्राम पंचायत के पास भी हक है। इसलिए ऑप्शन सी जो है, ए और बी दोनों मिलकर या इनमें से कोई भी उनकी टैक्स की माफी कर सकता है, टैक्स की वापसी कर सकता है, या कुछ छूट दे सकता है। पूरा माफी, पूरा वापस नहीं कर रहा तो कुछ मात्रा में पार्शियल, मतलब थोड़ा बहुत छूट दे सकता है, उसे रिबेट दे सकता है, सब्सिडी दे सकता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आरोपित करों के कारण देय समस्त धनराशियां जो ग्राम पंचायत को देय हों, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए ग्राम पंचायत को कर निर्धारण के कितने महीने के भीतर संकल्प पारित करना होता है? 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, या 9 महीने के अंदर? तो ऐसी स्थिति में आरोपित करों के कारण देय समस्त धनराशि जो ग्राम पंचायत को देय हों को माल गुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए ग्राम पंचायत को निर्धारण के 3 महीने के भीतर इस आशय का संकल्प पारित करना होगा। यदि ग्राम पंचायत ऐसा संकल्प पारित न कर पाए तो विहित अधिकारी जो है, हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी है, करों की बकाया को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूलने का अधिकार प्रदान करेगा। तो इसका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है, 3 महीने के अंदर करना पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रत्येक जिला पंचायत अपने अंतिम रूप से पारित बजट की प्रतिलिपि किसके पास भेजेगी? तो जिला पंचायत है हमारा सबसे पंचायती व्यवस्था का ऊपरी स्तर है। जब वहां तक बजट पहुंच जाएगी, जब बजट बन जाएगा उनका भी, तो वो बजट अंतिम रूप से बना लिया तो किसके पास भेजेंगे? तो आपको बताना है मंडल आयुक्त के पास, राज्य सरकार के पास, ए व बी दोनों के पास, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जिला पंचायत है हमारा, या तो मंडल आयुक्त को भेज सकता है या तो राज्य सरकार को भेज सकता है। ओवरऑल उसे जाना राज्य सरकार के पास ही है, आखिरी में लखनऊ ही जाना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट नहीं भेज पा रहे हैं तो आप मंडल आयुक्त को अपने जिले में सौंप दें, जो आपके मंडल में होते हैं। जैसे हमारा मिर्जापुर मंडल है, उसमें 3 जनपद हैं, भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर। तो भदोही वाला भी मिर्जापुर मंडल आयुक्त को दे सकता है या डायरेक्ट अपना लखनऊ भेज सकता है। तो ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वैभव तथा संपत्ति पर कर किसके द्वारा आरोपित किया जा सकता है? तो वैभव और संपत्ति कर जो है वह ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार नहीं है, ना ही क्षेत्र पंचायत का है। वह जिला पंचायत उस पे कर लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जिला पंचायत किसी गरीब व्यक्ति को क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से एक बार में अधिकतम कितनी अवधि के लिए छूट दे सकती है? अगर कोई टैक्स भरने में असमर्थ है या टैक्स अभी नहीं भर पा रहा, थोड़ी दिन की मोहलत मांग रहा है, तो कितने दिन के समय जिला पंचायत उसे दे सकती है? इसे आपको बताना है। जिला पंचायत उसे
1 वर्ष के लिए छूट दे सकती है। कितने वर्ष के लिए? तो 1 वर्ष के लिए उसे छूट दे सकती है। फिर अगर उसे नहीं हो पा रहा तो वो अपने हिसाब से, अपने विवेक विवेक पे चाहे तो 1-2 महीने और बढ़ा सकता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्षेत्र पंचायत द्वारा कौन सा कर आरोपित किया जा सकता है? जल कर, विद्युत कर, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो क्षेत्र पंचायत है वो जल कर भी लगा सकता है और विद्युत कर भी लगा सकता है। वैसे ग्राम पंचायत वाले जल कर लगा लेते हैं पहले ही, इसलिए क्षेत्र पंचायत को मौका नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अपने द्वारा स्थापित, अनुरक्षित एवं प्रबंधित बाजारों के लिए कौन लाइसेंस शुल्क या पथ कर का आरोपण कर सकता है? क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत? तो आपको बता दूं, जो भी स्थापित करेगा, जिसके क्षेत्र अधिकार में स्थापित होगा, जिला पंचायत सबसे ऊपर ही है, वो तो पूरा पंचायत, उसमें क्षेत्र पंचायत भी शामिल हो जाएगा और ग्राम पंचायत। लेकिन किसने उसे स्थापित करवाया, अनुरक्षित किया है, उस हिसाब से वह उससे टैक्स और शुल्क वसूल सकते हैं। तो सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला है, वैभव एवं संपत्ति पर कर आरोपण जिला पंचायत द्वारा किया जाता है। अभी आपने ऊपर देखा था, बिल्कुल सही है। तो वैभव संपत्ति कर जिला पंचायत ही लगाती है, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत नहीं लगाती है। दूसरा कथन है, क्षेत्र पंचायत अपने द्वारा स्थापित, अनुरक्षित एवं प्रबंधित बाजारों पर शुल्क कर का आरोपण कर सकती है। पिछले क्वेश्चन में आपने यह देखा था, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत जो भी किसी बाजार को स्थापित, अनुरक्षित या प्रबंधित करती है, वो उस पर टैक्स शुल्क लगा सकती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हम ढूंढेंगे वो वाला ऑप्शन जिसमें दोनों सही हो। तो सी ऑप्शन, ए और 1 व 2 दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थित सिनेमा पर कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद किसी सार्वजनिक मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था के लिए विद्युत कर का आरोपण क्षेत्र पंचायत द्वारा किया जा सकता है। यह भी बिल्कुल सही बात है, आपने ऊपर देखा ही था कि क्षेत्र पंचायत विद्युत पे कर, जल पे कर लगा सकता है। तो ऑप्शन दोनों सही है, इसलिए इसमें भी सी ऑप्शन 1 एवं 2 दोनों सही होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? विद्युत कर क्षेत्र पंचायत लेता है, विभव एवं संपत्ति कर ग्राम पंचायत लेता है, बधशालाओं पर शुल्क ग्राम पंचायत लेता है। ठीक है, तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको दिख गया होगा, जो वैभव एवं संपत्ति कर है वह जिला पंचायत वसूलता है, इसलिए वैभव और संपत्ति कर कौन वसूलता है? कौन वसूलता है? तो जिला पंचायत वसूलता है, इसलिए ये सही नहीं है। तो सही कौन है? निम्न में से कौन सुमेलित है? सही तो विद्युत कर क्षेत्र पंचायत और बधशालाओं पर शुल्क ग्राम पंचायत बिल्कुल सही सुमेलित हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही होगा। 1 व 3 सुमेलित है, बी सुमेलित नहीं है। तो बी का मैंने बता दिया, वैभव एवं संपत्ति कर जिला पंचायत द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे सुमेलित से संबंधित है। इसमें स्टाम्प शुल्क ग्राम पंचायत, सड़कों की सफाई के लिए कर ग्राम पंचायत और घरेलू उपयोग हेतु जलापूर्ति पर कर ग्राम पंचायत लगाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो स्टाम्प शुल्क है वह केवल राज्य सरकार भेज सकता है, उसका ही राजस्व है, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल गलत है। इसलिए इसमें भी देखेंगे, सड़कों की सफाई के लिए कर ग्राम पंचायत लगा सकता है, घरेलू उपयोग पर जलापूर्ति पर कर ग्राम पंचायत लगा सकता है, इसलिए 2 और 3 बिल्कुल सही है और हमारा 1 जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टाम्प शुल्क बेचने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है, केवल राज्य सरकार ही बेच सकती है उसे। तो जो स्टाम्प शुल्क यहाँ पर राज्य सरकार होगा और दोनों सही है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो राज्य वित्त आयोग है हमारा, उसके संबंध में जैसे आर्टिकल 243I में बताया गया है कि एक हमारे हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग होगा। तो औपचारिक संस्था है, यह एक प्रशासनिक संस्था है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है। तो आपको बताना है,
जो यह हमारा राज्य वित्त आयोग है लखनऊ में जो स्थापित है वह पूर्ण रूप से संवैधानिक संस्था है। इसे आर्टिकल 243I के तहत 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, संवैधानिक संस्था है, 1992 के 73वें संशोधन में से पारित किया गया था। अब राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, उत्तर प्रदेश के लिए पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? तो 1993। उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में हमारे 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 92 में 73वां संशोधन पास हुआ था और 93 में राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और कुछ कार्यों के लिए सिफारिश करना था सरकार से। आपने समझा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जिस प्रकार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसी प्रकार से राज्य वित्त आयोग का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये फिर अपने 5 साल के बाद ये अपना मतलब सिफारिश करते हैं सरकार से और नए आयोग जो नया आयोग होता है पहले सिफारिश करता है, उसके बाद वो आयोग बनाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपने क्वेश्चन कई बार पिछले प्रैक्टिस सेटों में देखा होगा। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो उसका जो डायरेक्ट जो उसका आयुक्त हो गया, उसका जो भी कार्य चल रहा है वह राज्यपाल करता है। ठीक है। जो चुनाव आयोग भारत का है उसके लिए यह सब काम राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और कार्यवाही रिपोर्ट को किसके द्वारा विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा या विपक्ष के नेता द्वारा? इसका जो सही जवाब है वह होगा हमारा राज्यपाल। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसको कार्यवाही रिपोर्ट उसको मतलब कर्मचारियों का उपलब्धता कराना या जो भी इससे संबंधित काम है राज्य वित्त आयोग से ज्यादा काम राज्यपाल ही करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य वित्त आयोग कार्यशील है? तो उत्तर प्रदेश में इस समय हमारे 5वां जो चल रहा है राज्य वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष जो है आनंद मिश्र हैं। कौन है? आनंद मिश्र हैं। कौन है? आनंद मिश्र हैं। मैंने इसे पहले एक वीडियो में भी बताया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा? पंचायतों के वित्तीय स्थिति सुधार के लिए आवश्यक उपाय, ऐसे मामलों जो पंचायत के सुदृढ़ वित्त के लिए हो, राज्य की समेकित निधि कोषों से पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता, ये सारी जितनी बातें हैं पंचायत से संबंधित, पंचायत के विकास से संबंधित, पंचायत के सशक्तिकरण से संबंधित सारी सिफारिशें राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार से राज्यपाल को करती है। तो इनमें से सभी जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। देखते हैं आखिरी प्रश्न आज का। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो 1994 में किया गया था। कब किया गया था? 243I संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत 1994 में किया गया था पहला वित्त आयोग। मतलब 1993 में मतलब उसकी स्थापना तो हो चुकी थी, लेकिन जो गठित हुआ था वो 1994 में। आपके मन में कंफ्यूजन हुआ होगा कि अभी आपने तो बताया था 1993 में स्थापना हो गई थी, लेकिन जो गठन हुआ था वो 1994 में हुआ था। जो पहला वित्त आयोग था वो 1994 में बना था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, 20 के 20 क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।